मूलाधिकार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंदर रखा गया है। आर्टिकल 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। और आर्टिकल 24 है आर्टिकल 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है? दो आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। यही दो आर्टिकल हैं, जिसमें से सबसे पहले हम आर्टिकल 23 पढ़ेंगे, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अब ध्यान से देखिए कि अंग्रेजों के पहले से ही, अर्थात जब हम मुगलों के गुलाम थे और उसके पहले भी जब हमारे यहाँ राजशाही शासन था, तब ये जो क्या है मानव के प्रति दुर्व्यवहार, उनके साथ जबरदस्ती, उनको मजदूरी ना देना, ये सब कार्य किए जाते थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे संविधानविदों ने इस बात को ध्यान में रखा और क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 23 और 24 को क्या किया, इस प्रकार के कार्यों से सुरक्षित किया, अर्थात हमको सुरक्षा प्रदान किया। तो क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अब उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, जैसे बलात्श्रम आता है, बधुआ मजदूरी आता है, दास प्रथा आता है, मनुष्य की खरीदारी और बिक्री आती है, स्त्रियों और बच्चों के साथ अनैतिक व्यापार आता है। अब इन्हीं 5 के अंतर्गत हम क्या करेंगे, 5 पॉइंट के अंतर्गत हम आर्टिकल 23 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब देखिए बलात्श्रम का होता है जबरदस्ती आपसे कार्य कराया जाए। यही नहीं, जबरदस्ती तो आपसे कार्य कराया ही जाता है, जबरदस्ती आपके साथ वर्क हो, उसके साथ साथ आपको उसका पारिश्रमिक मूल्य भी ना मिले, या तो जैसे ना मिले या मिले तो बहुत कम मिले। क्या हो? या तो एकदम कम मिले या ना मिले। मतलब जबरदस्ती या बलपूर्वक काम कराना। अब प्लस क्या हो, आपको मजदूरी भी ना दें, मजदूरी या पारिश्रमिक भी जीरो हो। बलात्श्रम का मतलब यही हुआ कि आप क्या करें, जबरदस्ती या बलपूर्वक काम भी कराएं और मजदूरी या पारिश्रमिक या तो ना दें या दें तो बहुत कम दें। तो यही हुआ, क्या हुआ, बलात्श्रम या जबरदस्ती। ये कार्य पहले बहुत होता था, अंग्रेज भी करवाते थे, उसके पहले मुगल भी करवाते थे, और उसके पहले अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो राजशाही तंत्र था उस समय भी होता था। अब दूसरा पॉइंट की व्याख्या करेंगे हम, बधुआ मजदूरी। क्या है? बधुआ मजदूरी। अब बधुआ मजदूरी क्या होता है? बधुआ मजदूरी आप एक तरफ से ये समझिए कि इसको 2 पॉइंट में हम बांट कर अध्ययन करेंगे।
एक होता है पर्सनल, एक होता है पारिवारिक या सामाजिक या वंश परंपरागत। एक होता है पर्सनल और दूसरा क्या होता है परंपरागत, परंपरागत या वंशानुगत, परंपरागत या वंशानुगत, इसको हम देखते हैं। अब इसमें देखिए बंधुआ मजदूरी होता क्या है, पर्सनल कैसे होता है। पर्सनल ऐसे होता है, मान लीजिए आप किसी से कर्ज लिए, किसी से आप कर्ज लिए, कर्ज को समय पर नहीं दे पाए। मान लीजिए मैंने आपसे 50,000 रुपया लिया और वादा किया था कि 6 महीने में मैं आपको वापस कर दूंगा, लेकिन किसी रीजन बस कारणवश मैं आपको 6 महीने में वापस नहीं कर पाया। तो अगला व्यक्ति क्या करेगा, मुझसे कहेगा कि आ जाओ, अब आप पैसे दे नहीं पाएंगे, आ जाओ आप मेरे अंदर काम करो या मेरे यहाँ काम करो। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पैसे का मूल्य, आप मेरे यहाँ काम करिए और पैसा धीरे धीरे मैं समाप्त कर दूंगा, आपसे नहीं लूँगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपसे 50,000 लिया, इस समय नॉर्मल मजदूरी ये समझ लीजिए कि 500 रुपये डेली और 15,000 का महीना हुआ, तो 15 तिया 45, 3 महीना, उसके बाद कुछ दिन का हुआ। तो जब 3 महीने कुछ दिन का हुआ नॉर्मल एवरेज, लेकिन जब वो बंधुआ आपको रखेगा, यही बंधुआ मजदूरी है, ध्यान से समझिए। लेकिन जब वो बंधुआ रखेगा तो 3 महीने नहीं, आपसे कम से कम 6 महीने काम कराएगा। वो 15,000 महीने के बजाय कम से कम 7,000, 6,000, 8,000 महीना देगा और 3 महीने के बजाय 7 महीना, 8 महीना काम कराएगा। क्या करेगा, 3 महीने के बजाय 7 + 8 महीना, 7 या 8 महीना काम कराएगा। तो यही हुआ बंधुआ मजदूरी, 7 या 8 महीने काम कराएगा, तब कहेगा आप जाइए। मतलब आपको जितना दिए रहेगा उसका दूना आपसे वसूल करेगा, दूना तिगुना वसूल करेगा। अब परंपरागत वंशानुगत कैसे होते हैं, बस अब परंपरागत या वंशानुगत हम देखते हैं। जैसे पहले क्या था, कुछ परंपरागत सामाजिक दायित्व थे, जैसे हुआ बढ़ई लोहार का हुआ, नाव का हुआ, इन सब से हुआ। तो परंपरागत था कि हर वंश के, जैसे एक गांव में इतने लोग रहते थे, ज़्यादा इतने व्यक्ति रहते थे, 1,000-2,000 की जनसंख्या रहती थी, तो उसमें 1-2 नाई होते थे। वह हर व्यक्ति वंश फिक्स रहता था कि फला वंश में फला ही व्यक्ति काम करेगा। तो जैसे आज हम काम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे वहाँ काम करेंगे, ऐसा वंशानुगत था। तो पहले जो मजदूरी थी वो मजदूरी तो आज है नहीं, आज काफ़ी भिन्न हो गया। लेकिन लोग उसी परंपरा को चलते हुए, परंपरा को वादा निभाते हुए आज भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए नाई का काम हुआ, नाई का काम हुआ, तो आज भी लोग बाल काटने उसके यहाँ क्या करते हैं, जाते हैं बाल काटने, परंपरागत। जैसे पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और आज भी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और आज भी क्या करते हैं, लोग जाते हैं। तो आज 500 रुपये हुआ मान लीजिए दिन भर के काम का, तो आज बहुत कम ही देते हैं, कुछ 100-200 दे दिए या कुछ अन्न वगैरह दे दिए, कुछ भी दे दिए, तो उसके अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है, तो भी बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आ जाता है। तो अगला देखेंगे दास प्रथा। दास प्रथा हम लोग जानते ही हैं, दास कैसे होता है, इतिहास में हमने पढ़ा भी है कि दास प्रायः जिन व्यक्तियों को खरीद लिया जाता था उन्हीं को दास कहा जाता था, दास या गुलाम कहा जाता था। ऐसे हमारे यहाँ इतिहास में पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन संभाला तो उसी समय से दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना हुई। दिल्ली पर एक वंश ने भी शासन किया था, और क्या था, दास वंश या गुलाम वंश। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो क्या होता था, किसी कारण बस उसके माता पिता उसे बेच देते थे, या किडनैपर, जो जैसे आज भी बच्चों को किडनैप किया जाता है, जो बच्चे नहीं मिलते हैं, अब किडनैपर क्या करते हैं, कहीं बेच देते हैं बच्चों को,
उसी प्रकार तब भी था कि या तो उनके माता पिता किसी मजबूरी पर बेच देते थे, या उनको किडनैप किया जाता था, उसके बाद उनको बेच दिया जाता था। तो जब बच्चा जानने लायक होता था तो अपने मालिक से उसका मालिक बोलता है कि मैंने आपको कहीं से खरीदा है, आप मेरे बच्चे नहीं हैं, जो मैं कहूँगा आपको करना पड़ेगा। वही दास थे, और जो भी उनसे चाहता था वही करवाता था। तो उसी को क्या होता है, दास हुआ। मनुष्य की खरीदी बिक्री, और हमारे संविधान ने क्या किया, इसके पहले जो था मनुष्य की खरीदी बिक्री भी होती थी। मुगल काल या उसके और पहले इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो मनुष्य को खरीदा बेचा भी जाता था। मनुष्य को क्या किया जाता था, खरीदा बेचा भी जाता था। और इस पर भी अधिनियम बना करके हमारे संविधान ने रोक लगा दिया। स्त्रियों और बच्चों के अनैतिक व्यापार, स्त्रियों और बच्चों के साथ जो, जैसे स्त्रियों को क्या किया जाता था, उनको भी बेचा जाता था, बच्चों को भी बेचा जाता था, इनके साथ अनैतिक दुर्व्यवहार किया जाता था, वो भी हमारे संविधान ने सब रोक लगा दिया। तो इसी को देखते हुए आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, इन सब को क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। हाँ, कुछ अपवाद है, कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को हम जान लें, क्योंकि उसको हम दुर्व्यापार या बलात् श्रम के पक्ष में नहीं बोल सकते हैं। जैसे एक्सेप्शन या अपवाद जिसको कहते हैं, दंड स्वरूप करवाया जाने वाला कार्य। जैसे आप अपराधी हैं, आपको सजा हो गई है, तो जेल में आपसे कार्य करवाया जाता है। हालांकि अब जेल में भी मजदूरी दी जाने लगी, वहाँ भी एक पारिश्रमिक दिया जाने लगा, लेकिन दंड स्वरूप करवाया जाने लगा। तो जो भी कार्य, मजदूरी जेल में दी जाती है लेकिन कम ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अब दी जाने लगी है। तो आप अगर सरकार द्वारा दंडित हैं, न्यायालय द्वारा दंडित हैं, तो आपसे काम करवाया जाने वाला वो क्या होगा, बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं है। जन सुविधा के लिए, दूसरा क्या है, जन सुविधा के लिए राज्य द्वारा लिया गया कार्य, जन सुविधा के लिए। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मौके आ जाते हैं कि लोगों की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए क्या हो जाता है, सरकार आपसे कार्य लेती है, आपसे कार्य करवाती है, तो उसके लिए वो पैसा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, उसके पास रहता है देता है, नहीं तो स्वेच्छा से कहता है कि आप यहाँ जनता की क्या है, सेवा करनी है, आप कार्य करने के लिए आ जाइए। तो क्या होता है, राज्य आपसे कार्य ले सकती है और वहाँ आपको पैसा नहीं देगी, वो क्या होगा, इसकी श्रेणी में नहीं आएगा। स्वेच्छा से किया गया कार्य, ध्यान दीजिए, स्वेच्छा से आप अगर किसी के लिए अपने आप से कार्य करते हैं तो क्या होगा, स्वेच्छा से किया गया कार्य बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे आजकल सामाजिक कर्ता या राजनीति के विपक्ष के लोग क्या करते हैं, समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए स्वेच्छा से कार्य में लगे रहते हैं, तो उनके उस कार्य को बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। अब देखिए, अब हमारी संसद ने समय समय पर इसके बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए हैं। उनको कानून बना के रोकेंगे ना, संविधान ने तो मुझे दे दिया मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसके लिए क्या करेगी, संविधान ने सरकार को भी पावर दिया कि आप अब इन सब की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए क्या करिए, आप नियम बनाइए। सरकार को पावर दिया, आप नियम बनाइए और उनकी रक्षा कीजिए। जिनमें से कुछ नियम हैं, हम उनके नाम के बारे में जान लें, और डिटेल में जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो यहाँ कुछ लिखा गया है, जैसे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976। मैंने आपको यहाँ बताया बंधुआ मजदूरी के बारे में, बंधुआ मजदूर कौन कौन से होते हैं। तो संसद ने हमारे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 बना करके उसके बारे में प्रावधान किया। इसमें जब आप डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए जो लोग करवाएंगे, दोषी पाए जाने पर उनके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई है। दूसरा क्या है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। दूसरा क्या है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, वो भी बलात् श्रम में आपको बताया गया है कि
न्यूनतम मजदूरी जब देते हैं, कोई व्यक्ति किसी को न्यूनतम मजदूरी देता है, कार्य के बराबर मजदूरी नहीं देता है, तो उसके बारे में भी इस अधिनियम में दंड की व्यवस्था की गई है। ठेका श्रमिक अधिनियम, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ठेका लेता है, उसमें आदमी से काम कराता है और पैसा कम देता है, उसके लिए भी हमारे संसद ने नियम बनाया और उसमें दंड का प्रावधान किया। समान पारिश्रमिक अधिनियम, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, कम ज़्यादा मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, तो उसी के लिए समान पैसा मिलना चाहिए। इसी संबंध में भी हमारे संसद ने क्या किया, अधिनियम बनाया है। और जो भी ठेकेदार उसका पालन नहीं करता है, उसमें सख्त नियम का भी प्रावधान किया गया है। अब हम अगले आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 24।